हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देख रहे हैं हम फिफ्थ फुल चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये बीकॉम फर्स्ट सेम एनईपी सिलेबस का फिफ्थ चैप्टर है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सो आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं बोले तो फर्स्ट हम मीनिंग ऑफ कंट्रोल देखेंगे, सेकंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, थर्ड लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, फिफ्थ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, सिक्स्थ मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेवंथ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, एट्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द नाइन्थ प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। या इस वीडियो में देखेंगे इतना सब। चलिए फर्स्ट मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ कंट्रोल से। चलिए ये आ गया मीनिंग। कंट्रोल कंट्रोल इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शंस। सो कंट्रोल क्या एक फंक्शन है मैनेजमेंट का ये लास्ट फंक्शन है। ये क्या काम करता है, अगर कुछ भी गलती हुई है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, मोटिवेटिंग में, ये कुछ भी गलतियां हुई तो इस पूरे गलतियां को सही करता है कंट्रोलिंग। दिस इज डन टू मिनिमाइज डिविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर द स्टेटेड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड इन ए डिजायर्ड मैनर। सो कुछ भी अगर गलती हो रही है स्टैंडर्ड्स में या गोल्स अचीव करने में तो उसको करेक्ट करने में मदद करता है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग क्या है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये क्या करता है, अब जैसे प्लानिंग करते हैं, अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सब की जाती है मैनेजमेंट में। बट ये कंट्रोलिंग क्या करता है, सब कुछ चेक करते रहता है कि सब काम अच्छे से हो रहा है, प्लानिंग अच्छे से हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सब अच्छे से हो रही नहीं देखता है। अगर कुछ भी गलती निकली तो सीधा वो गलती को निकालता है और इमीडिएटली सही कर देता है। ये कंट्रोलिंग का है। अगर आपको डिटेल मीनिंग चाहिए मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब सेकंड है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। 4 प्रोसेस है कंट्रोलिंग के। फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो मेन गोल्स तो प्लानिंग में सेट किए जाते हैं। जब प्लानिंग करते हैं एक मैनेजमेंट में या तो फिर एक कंपनी में तो वहाँ पर गोल्स लिखे जाते हैं, गोल्स बनाए जाते हैं कि ऐसे गोल्स अचीव करना है। बट वहाँ पर सेट की जरूरत है, बट उसको पूरा करने की जिम्मेदारी करता है कंट्रोलिंग। सो हर एक मेंबर्स को कंपनी के गोल्स मालूम होने चाहिए ताकि वो हर उसके काम के ऊपर फोकस कर सके। सेकंड है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब गोल्स और स्टैंडर्ड्स तो सेट कर दिए, अब चेक करना कि उस गोल के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वो सब सेकंड प्रोसेस में किया जाता है। थर्ड है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर आपको कुछ भी गलतियां दिख रही है ये गोल्स अचीव करने में, या कुछ भी गलती दिख रही है, मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ कुछ गलती कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शंस लेना चाहिए, इमीडिएटली उसको करेक्ट किया जाता है थर्ड प्रोसेस में। एंड द फोर्थ वन दिस फॉलो अप ऑन करेक्टिव एक्शन। आपने जो करेक्शन किया है, अब वो करेक्शन किया है आपने, कुछ तो गलती हुई के बाद भी करेक्शन किया है ना, तो वो गलती क्यों हुई बोल के उसका फीडबैक निकाला जाता है फोर्थ स्टेप में। नेक्स्ट आगे जाके ऐसी गलती नहीं होना बोल के फीडबैक या कंक्लूजन दिया जाता है इसमें फोर्थ स्टेप में। ये था प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका भी जाकर देख लीजिए, विथ नोट्स है ये। थर्ड है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग के नुकसानात क्या है या लिमिटेशन क्या है देखते हैं चलिए। सो इसके फोर्थ लिमिटेशन में बताऊंगा। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स में जो भी दिए जाते हैं जैसे 1, 2, 3, 100%, 50%, उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। सो यहाँ कहा गया है जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स नंबर्स में इसको मेजर करना में बहुत ही मुश्किलात आते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अब एक एम्प्लॉयज़ को आप जाके पूछ रहे हैं जॉब सेटिस्फाई आप उसको हो रहा है या नहीं, जॉब में उसको सेटिस्फाई हो रहा है नहीं बोल के आप उसको जाके पूछ रहे हो, तो उसको जाके पूछ रहे हो, उन्हें बोलता है हाँ या ना, हाँ तो बोलेगा या ना तो बोलेगा। बट ये नहीं बोल सकता मुझे 50% हो रहा है, 90% हो रहा है, 100% हो रहा है, ये नहीं बोल सकता। इसीलिए ये कहा गया है। सो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में मेजर करने में इसमें डिफिकल्टी होता है बोल के कह रहा है ये। सेकेंड है नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इस पर कंट्रोलिंग नहीं रहता। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, इस पर कंट्रोल नहीं रहता कंट्रोलिंग का। या तो कंपटीशन, बाहर कितना भी कंपटीशन बढ़ गया तो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। या गवर्नमेंट कुछ नए रूल्स ला ली तो उस पर कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। अब जैसे कंज्यूमर्स का टेस्ट बदलते जाता है, कब कोई फैशन रहता, कब कोई फैशन रहता, सो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता कंट्रोलिंग। एंड द थर्ड वन इज रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉयज़ को अगर ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हो, मतलब ज़्यादा उन पर नज़र रख रहे हो, ज़्यादा चेक कर रहे हो, जैसे CCTV कैमरास लगाकर, तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे और इससे वो आपसे नाराज़ होंगे। तो ये एक लिमिटेशन है कंट्रोलिंग का। फोर्थ है कॉस्टली अफेयर। इसमें खर्चा और टाइम ज़्यादा दोनों लगता है। सो मैनेजर्स क्या करता है,
मैनेजर देखना चाहिए कि खर्चा ज़्यादा लग रहा है या नहीं। इसमें ज़्यादा खर्चा लगता ही लगता है। आप जैसे अगर एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप नज़र रखने के लिए सीसीटीवी बिठाए तो उसका खर्चा अलग, खाली पीली इसमें ज़्यादा खर्चा होता है बोलकर इसलिए कॉस्टली अफेयर कहा गया है। सो ये थे लिमिटेशंस ऑफ द कंट्रोलिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए विथ नोट्स तो मैं पिछली वीडियो में समझाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। इसमें कहा गया है आप जब प्लानिंग कर रहे हो तो क्लियर एंड कंप्लीट प्लानिंग रहनी चाहिए कंपनी में। आप जैसी प्लानिंग करेंगे आपका रिजल्ट वैसे ही दिया जाएगा। सो वही कहा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। प्लानिंग जैसे की गई वैसे आपको एक्शन भी मिलेगा और आपको ऐसा रिजल्ट भी मिलेगा। प्लानिंग अच्छी की गई तो आपको गोल्स भी अच्छे से अचीव किए जाएंगे। अगर प्लानिंग सही नहीं और गोल्स भी अच्छे से अचीव नहीं किए जा सकते, ये एक प्रिंसिपल है। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप कुछ बुरा होने के बाद कुछ प्रिपरेशन करने से अच्छा है वो नहीं होने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर लेना। सो वही कहा गया है प्रिवेंशन, जो कुछ भी बुरा आगे होने की संभावना रहती है उसकी प्रिपरेशन शुरू में ही कर लेनी चाहिए कंपनी में बोल के यहाँ कहा गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें मतलब कंट्रोलिंग में क्या जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज़ को, हर एक मैनेजर, जितने भी लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी दे के उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाए तो उनको भी थोड़ा विश्वास बढ़ेगा और वो भी अच्छे से काम करेंगे। फिफ्थ वन है एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स। एक्सेप्शन प्रिंसिपल मतलब हार्ड प्रिंसिपल, जो भी एक कंपनी में हार्ड काम रहते हैं सो वो हार्ड काम्स को खुद मैनेजर करना चाहिए, खुद मैनेजर उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर मैनेजर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहता है सो वो अपना ज़्यादा टाइम अपने हार्ड जो भी टास्क गोल्स रहते हैं उसको देना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। जो क्रिटिकल पॉइंट्स रहते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं मगर छोटे छोटे जो भी चीज़ें रहते हैं वो कंपनी को आगे जाके बहुत ही बड़ा नुकसान देते हैं। सो इसलिए छोटे छोटे जो चीज़ें रहते हैं उसको बहुत ही गौर से एक मैनेजर अपना टाइम देना चाहिए और बहुत ही गौर से उस चीज़ों को करना चाहिए। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ पैरामाइड। सो पैरामाइड मतलब अगर एक कुछ भी कंक्लूजन मिला या कुछ भी फीडबैक मिला कि क्यों ऐसा हो रहा है बोल के, अगर वो कंक्लूजन मिले के बाद एक मैनेजर चाहिए कि अपने जो भी लेवल या नीचे के लेवल्स के मैनेजर है उनके साथ वो डिस्कस करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है बोल के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो उसका कंक्लूजन निकाले के बाद उस कंक्लूजन को अपने मैनेजर्स या अपने जो भी लोअर के मैनेजर्स हैं उनके साथ वो डिस्कस करना चाहिए। सो इसका भी अगर डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। एंड द फिफ्थ वन इज टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। सो टेक्निक्स तो बहुत है कंट्रोलिंग के, बट आपको सिलेबस में सिर्फ ये 5 है तो सिर्फ 5 ही देखेंगे हम। सो फर्स्ट है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का प्लानिंग करने में, फोरकास्टिंग में या तो फिर कंट्रोलिंग में मदद करता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, अब जैसे रेशियोस निकालते हैं हम, सो रेशियोस की मदद से, ये रेशियोस किस हिसाब से निकालता है रेशियो एनालिसिस में, पास्ट स्टडी करके, पास्ट कुछ भी रहता है ना जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, वो कुछ भी स्टडी करके ही ये अपना रेशियो निकालता है। सो इस रेशियो से क्या होता है, बजट्स या पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है या तो फिर फ्यूचर प्लान्स बनाने में मदद करता है। अब जैसे रेशियोस निकालते हैं, रेशियोस क्यों निकालते हैं, कुछ मेजर करने के लिए। सो ये प्रॉफिट कितना होगा वो मेजर करने के लिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है कि हमें इतना % प्रॉफिट होगा, इतना ये लॉस होगा बोल के ये करने में मदद करता है रेशियो एनालिसिस। सेकंड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है, ये एक टेक्निक है जो आप कोई से भी इन्वेस्टमेंट करें या कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, हमें रिटर्न कितना आ रहा है, वो सब कैलकुलेट करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो थर्ड वन इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है बजटरी कंट्रोल। सो ये कंपेयर करता है कि आप कोई से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सो उसमें इनकम कितना हो रहा है या तो फिर एक्सपेंडिचर कितना हो, ये सब ये कैलकुलेट करता है। अगर कुछ गलती हुई तो भी ये इमीडिएटली करेक्ट कर लेता है। फिफ्थ है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिकली आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये कैलकुलेट करता है। फिफ्थ है PERT एंड CPM। PERT का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM का क्रिटिकल पाथ मेथड। सो ये दोनों एक टेक्निक है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने में मदद करता है। सो ये ज़्यादा प्लानिंग में, शेड्यूलिंग में और कंट्रोलिंग में मदद करता है। ये ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये टेक्निक्स। ये था कंट्रोलिंग का पूरा कंट्रोलिंग का पूरा टॉपिक। आप बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन।
सो कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स वर्किंग साइन। सो कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जो एक कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स या बहुत ही सारे ग्रुप्स होते हैं उन सबको एक साथ काम करने में मदद करता है कोऑर्डिनेशन। मतलब देयरफॉर देयर इज ए यूनिटी ऑफ एक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। यूनाइटी रहती है हर एक एम्प्लॉयज़ या ग्रुप्स या डिपार्टमेंट जो रहते हैं उन सब के बीच में एकता रहती है कोऑर्डिनेशन रहने से। एंड इट आल्सो ब्रिंग्स हार्मोनी इन कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सफिशिएंटली। अब कंपनी में कुछ भी टास्क या एक्टिविटीज़ होते हैं ना, उस एक्टिविटीज़ में हार्मोनी लाने की कोशिश करता है कोऑर्डिनेशन। जो भी गोल्स अचीव करने में हार्मोनी लाने की कोशिश करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को एकता में लाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। एकता मतलब यूनाइटी में लाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। अगर इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है सेवन्थ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो नेचर मैं आपको 7 नेचर बताऊंगा। फर्स्ट है टीम वर्क। सो कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट है, ना कि इंडिविजुअल एफर्ट। जो आदमी अकेले काम करता है वहाँ कोऑर्डिनेशन आता ही नहीं है, वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट जहाँ बहुत ही सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंपनी के गोल्स अचीव करना है तो सभी को एक टीम में काम करना होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब सभी लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। तो सेकंड है कंटिन्यूस एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब तक एक कंपनी चलेगी, जब तक कंपनी में कुछ काम रहेगा, जब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा, जब तक कंपनी में 2 लोग बचेंगे जब तक कोऑर्डिनेशन रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो थर्ड इज डायनामिक प्रोसेस। हर एक कंपनी या बिजनेस की सक्सेस में कोऑर्डिनेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन एक चैलेंजिंग टास्क है मैनेजर के लिए, स्पेशली तब जब कोई कॉम्प्लेक्स या हार्ड डिफिकल्ट एक्टिविटीज़ आते हैं। एंड द फोर्थ वन दिस इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? ग्रुप एफर्ट है, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। हमेशा हर एम्प्लॉयज़ का इंटीग्रेटेड एफर्ट चाहिए एक कंपनी को कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। एम्प्लॉयज़ के एफर्ट से बिजनेस को बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलता है। सो फिफ्थ वन दिस एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। हर एक कंपनी में कोऑर्डिनेशन रहना ज़रूरी रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा गया है, मैनेजमेंट का लाइफ ब्लड कहा गया है। एंड द सिक्स्थ वन दिस परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल पर ज़रूरी रहता है और कंपनी के हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी रहता है। सो कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या रहता है? ये सबको एप्लीकेबल रहता है, टॉप लेवल मैनेजर से लेके कंपनी के लेबर तक कोऑर्डिनेशन रहना ज़रूरी रहता है, इसलिए हर जगह रहता है, इसलिए परवेसिव फंक्शन है। सेवंथ वन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जब ज़रूरत रहती है जब कंपनी में कुछ ग्रुप में काम होता है। कोऑर्डिनेशन की तब ज़रूरत नहीं पड़ती जब कोई बंदा सिंगली काम कर रहा हो। सो वहाँ पर क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन का। बट जहाँ पर ग्रुप में काम हो रहा है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन रहना ज़रूरी रहता है। सो ये था नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको डिटेल चाहिए विथ नोट्स, सो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। एंड द एट्थ वन दिस इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से क्या क्या मदद मिलती है वो देखेंगे, चलिए। सो फर्स्ट वन यूनाइटी ऑफ डाइवर्सिटी। अब जैसे एक कंपनी में बहुत ही सारे लोग काम करते हैं, तो उनके डिफरेंट ओपिनियंस, उनके डिफरेंट बातें रहती है। सो उनके डिफरेंट बातें रहने के बाद एक कंपनी में अगर कुछ डिस्कशन होता है वहाँ पर झगड़ा ज़रूरी होगा। सो झगड़ा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। सो ये सब कोऑर्डिनेशन में अगर सभी लोग रहे तो ये सब झगड़ा हल किया जा सकता है और बेस्ट जो ओपिनियन है उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। एंड द सेकंड वन दिस यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन। एक कंपनी को चाहिए कि वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स और स्किल्स को इंटीग्रेट करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। जो भी काम में डुप्लीकेशन वर्क आता है, जैसे डुप्लीकेशन वर्क जो मतलब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रहती है, वो चीज़ों को कोऑर्डिनेशन दूर करता है। सो कोऑर्डिनेशन दूर करने के बाद जो एक ही डायरेक्शन में गोल्स जो अचीव करना है वो डायरेक्शन में चलती है कंपनी। थर्ड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। सो कोई भी एक बंदा एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा तो उसको अपना डिपार्टमेंट बहुत ही प्यारा लगता है और उसे दूसरे डिपार्टमेंट की कदर नहीं रहती। सो इसमें भी लड़ाई होने की संभावना रहती है। सो अगर कोऑर्डिनेशन रहा तो सब लोग एक साथ चलते हैं। सो कोऑर्डिनेशन की मदद से सभी लोग, हर डिपार्टमेंट एक साथ चलता है। लेसर डिस्प्यूट्स मतलब कोऑर्डिनेशन में लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। जैसे बहुत ही सारे लोग या बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, हर लोग अपना काम अच्छे समझते हैं, दूसरों का काम गैर समझते हैं।
मतलब सही नहीं समझते हैं, इससे लड़ाई होने की संभावना रहती है। सो कोऑर्डिनेशन रहा तो कोऑर्डिनेशन से लड़ाइयाँ कम रहते हैं। फिफ्थ वन दिस रिकॉन्सिलेशन ऑफ गोल्स। एक कोई भी व्यक्ति कंपनी में आता है अपने जो भी पर्सनल गोल्स है, सैलरी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आता है। सो कोऑर्डिनेशन ये भी मदद करता है कि कोऑर्डिनेशन में तो काम जैसा भी होता है, कंपनी में काम होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन एकता ही तो नहीं रहती है। सो कोऑर्डिनेशन रहा तो पैसे भी कमाते हैं। सो ये पर्सनल गोल्स के साथ साथ कंपनी गोल्स भी अचीव करता है कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यूजुअली हर एक काम कंपनी में दो टाइप्स में बांटा जाता है। एक तो स्पेशलाइज्ड वर्क, जो भी स्पेशल वर्क्स है उसको अलग किया जाता है। एक जो भी छोटा मतलब जो इजी काम है उसको अलग किया जाता है। सो अलग किए के बाद इसको स्पेशल और अलग किए के बाद हर एक एम्प्लॉय क्या है, इंटीग्रेशन से काम करता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाता है उस काम को करने के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर सभी लोग अगर कोऑर्डिनेशन में रहे तो सबके ओपिनियंस और सबके नॉलेज एक साथ शेयर होती है। इससे एक साथ शेयर हुए के बाद जो भी रिसोर्सेज रहते हैं कंपनी में उसका कम से कम वेस्टफुल इस्तेमाल नहीं होता है और अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है कंपनी में। इंकरेजमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। सो टीम स्पिरिट कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सबको जागरूक करता है कि सब लोग एक बड़ी टीम में काम करें, एकता में ही बल है बोल के कोऑर्डिनेशन स्पिरिट करता है। सो इससे अगर बड़ी टीम रहे तो कुछ भी गोल्स जो भी है वो जल्दी से जल्द अचीव हो जाते हैं। सो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर इसका भी डिटेल चाहिए विथ नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल्स रूल्स क्या क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली स्टेज। सो आप कुछ भी कोऑर्डिनेशन की स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सब आप अर्ली स्टेज से स्टार्ट करना। आप जब फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का कि प्लानिंग से ही आप प्लानिंग करते इस टाइम आप सोचना चाहिए कि हर एक कंपनी में हर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। और अर्ली स्टेज जब वो कंपनी में एक एम्प्लॉयज़ आता है तभी से उसको कोऑर्डिनेशन में रहने का उसको सिखाना चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने जैसे कहा कोऑर्डिनेशन कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब दो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं तब से लेकर जब कंपनी में दो लोग बसते हैं जब तक कोऑर्डिनेशन रहता ही रहता है, एक एक से कंपनी नहीं चलती है। थर्ड वन है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब एक मैनेजर है वो डायरेक्ट जाके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करेगा तो उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स वो सुनेगा और कुछ भी हल देगा। सो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहा तो कुछ भी प्रॉब्लम्स इजी से सॉल्व हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से रहता है। फोर्थ है प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। सो यहाँ पर कहा गया है आप कुछ भी एक्शंस या डिसीजंस ले रहे हो तो कंपनी में या सभी पीपल्स एंड डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड रहता। सो आप कुछ भी डिसीजन या एक्शन ले रहे हो तो दूसरे आदमी को अफेक्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। सो आप कुछ भी डिसीजन से एक्शन लेना है तो हर एक को सोच के लेना चाहिए। इसी को रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आप कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं तो कंपनी में या डिसीजन लेना चाहिए, सबको मद्देनजर रखते हुए आप मैनेजर के तौर पर डिसीजन लेना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हर एक बंदा जो भी कंपनी में काम कर रहा है उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए। अब जैसे आप एक इंटरव्यू में जाते हैं कुछ जो जॉब के लिए, सो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ट्राई किए जाते हैं, आपसे बातचीत की जाती है। क्यों बात की जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे है वो देखने के लिए। इसलिए हर एक एम्प्लॉयज़, हर एक डिपार्टमेंट्स के पास, हर एक जो भी मैनेजर काम कर रहा है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो आप जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसे सेट करना चाहिए। अगर सेट कर लिए तो सबको क्लियरली मालूम रहना चाहिए कंपनी में कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसी को डॉट नहीं रहना चाहिए। अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मालूम होगा तो कुछ भी गोल्स अचीव करने में इजीली और जल्द से जल्द गोल्स अचीव हो जाते हैं। सो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर इसका भी डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर के भी फुल वीडियोस बनाया था, मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी जाकर देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। मेरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन आपको सिलेबस पूरा अच्छा लगा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।